जय हिंद सभी को। स्मार्ट विंग्स एसएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पे चर्चा करेंगे जो कि एसएससी के स्टूडेंट का सबसे बड़ा डर, या मैं यूं कहूं कि उनको सिलेक्शन दिलवाने में जिसका अहम रोल हो सकता है, एक रैंक पुश करने में जिसका अहम रोल हो सकता है। आज हम उस सब्जेक्ट की बात करेंगे और उस सब्जेक्ट का नाम है आपका जीके और जीएस। जीके और जीएस के मामले में एसएससी के स्टूडेंट के हाथ हमेशा से तंग रहे हैं, क्योंकि एसएससी की तैयारी में वो मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग को तो बहुत अच्छे से समझ लेता है, लेकिन जीके के मामले में उसका हाथ थोड़ा तंग रहता है। आज हम ये जानेंगे किस तरह से हम जीके को बेहतर बना सकते हैं, किन टॉपिक्स पर हम ज्यादा जोर देकर अच्छे स्कोर अचीव कर सकते हैं। आज हम उन सारी चीजों पर बात करेंगे, तो जुड़े रहिएगा अंत तक। इस वीडियो में हम एक एक चीज को यहां पर आज लेकर चलेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो कॉमन क्वेश्चन है आपके कि भाई ये मास्टर करना है अगर अपने को जीके और जीएस, तो इसकी एक इफेक्टिव अप्रोच हमारे पास में क्या होनी चाहिए। आपको इन सब के बारे में अगर डिटेल से जानना है तो पहले ये समझिए कि एसएससी जो है आपका, वो किन टॉपिक के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देता है। तो आपको अच्छे से पता हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, या चाहे मैं बात करूं आपके वो साइंस के कोई भी पोर्शन, या फिर आपके रिमेनिंग जो टॉपिक रहते हैं जिसको आप क्या कहते हो, मिसलेनियस जीके या स्टैटिक जीके। कई सारी चीजें हैं, हर एक चीज के ऊपर बात करेंगे अपन, जिसमें यदि अपन देखें तो ध्यान देना, ये वेरी लेस टाइम कंज्यूमिंग है। आपको ऐसा लगता होगा कि जीके जीएस जो है ये पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लेता है, पता नहीं इसको कितना घंटे देना चाहिए। कोई कोई बच्चे तो जो है इसको 10-10 घंटे भी लेके बैठ जाते हैं, और कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो 3 घंटे 4 घंटे, या मैं यूं कहूं कि 2 घंटों में भी अपना जीके जीएस का काम निकाल लेते हैं। इसके बाद में बात करें, ये आपको लग रहा होगा कि ये हाई एक्यूरिंग एरिया जो है वो नहीं है, जबकि मैं कहूंगा कि ये बिल्कुल है। अगर आपको जीके के क्वेश्चन का आंसर आता है तो वो आपके लिए लेस देन 0.25 सेकेंड से भी कम के टाइम में जो है आप उसको टिक कर पाओगे। और एसएससी एग्जाम में टाइमिंग का सबसे बड़ा खेल है, अगर आप टाइमिंग पे सारे आंसर कर पाते हैं तो आपके लिए बेहतर है, अन्यथा नहीं है। और बात करें तो ओवरऑल कट ऑफ जो है उसको इजी टू क्लियर, ये यहां ध्यान से समझना। मेरा खुद का ब्रदर जो है वो अभी हाल फिलहाल में एसएससी में सेलेक्ट हुआ है, और उसकी रैंक सिर्फ कुछ एक नंबर की वजह से वो रैंक में थोड़ा पीछे रह गया। और रैंक में पीछे रहने का मतलब आप समझ सकते हो कि आप जिस डिजर्विंग पोस्ट को चाहते हो, आप उससे सिर्फ कुछ ही गलतियों के कारण पीछे रह जाओ, तो अपने को वो गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि ये मौके बहुत रेयर कंडीशन में अपने पास में पहुंचते हैं, और उसमें भी अगर अपन सिली मिस्टेक कर दे तो वो अपने लिए अच्छी बात नहीं है। आज हम बात करेंगे अपने अलग अलग टॉपिक के बारे में, जिसमें अपन पूरे सिलेबस का ओवरव्यू करेंगे और ये देखेंगे कि कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट आपके सबसे ज्यादा हाईली रेटेड होते हैं। जिसमें अगर मैं बात करूं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, आपके ये तीनों पोर्शन हो जाते हैं, करंट अफेयर और मिसलेनियस जीके। अब मिसलेनियस जीके के अंदर चाहे आप रिवर्स ले लो, चाहे आप डैम्स ले लो, चाहे फेमस पर्सनैलिटीज ले लो, या फेमस बुक्स ले लो, ऑथर ले लो, ये सारी चीजें आपके मिसलेनियस जीके में आती है। जिसमें आपके क्लासिकल डांस हो गया, या फिर मैं बात करूं तो फोक डांस हो गया, फोक म्यूजिक हो गया, ये सारी चीजें आपको पता हो एसएससी के सारे ये फेवरेट टॉपिक्स रहे हैं, हमेशा से ही रहे हैं। जिसमें यदि मैं बात करूं आपके कि हर एक सब्जेक्ट के अंदर कौन से ऐसे वो टॉपिक हैं जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है और जहां से सबसे ज्यादा अपन मार्क्स अचीव कर सकते हैं, अपन उन टॉपिक्स की अभी चर्चा कर लेते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, यहां ध्यान से देखिएगा। जिस समय आप हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेके बैठे तो मेरा आपको यह सजेशन है कि शुरुआत हमेशा मॉडर्न हिस्ट्री से करें। मॉडर्न हिस्ट्री से क्यों शुरुआत करनी है? क्योंकि इसमें डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। यहां आपको समझना कम और फैक्ट ज्यादा याद करने होते हैं, चाहे वो 1905 के बंगाल विभाजन की बात हो, या चाहे 1947 के भारत के आजादी की बात हो। अब 1905 से लेकर 1947 के बीच में आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कई सारे इवेंट हुए। कई सारे क्या हुए? इवेंट हुए। अब कई बार क्या होता है, उन इवेंट को याद करने के दौरान अपन भूल जाते हैं। तो इन इवेंट में जैसे अगर अपन बात करें 1905 का जो बंगाल विभाजन है, या सेपरेशन ऑफ बंगाल है, या फिर मैं बात करूं 1906 का मुस्लिम लीग है, 1906 का क्या है आपके? मुस्लिम लीग। या फिर मैं बात करूं 1907 का सूरत अधिवेशन हो, 1907 का क्या है आपके? सूरत समिट या सूरत अधिवेशन। या फिर मैं बात करूं आपके 1909 का माले मिंटो एक्ट, क्या है? माले मिंटो एक्ट। या फिर मैं बात करूं 1911 का दिल्ली दरबार का आयोजन। अब होता क्या है कि इनको यदि आप रटने बैठोगे तो ये आपको याद नहीं होंगे। अब मैंने इसको जब कहा है कि ये डायरेक्ट फैक्ट बेस है और आपको डायरेक्ट याद करना है, तो यहां मेरे कहने का एक छोटा सा मतलब ये है
कि जब आप इनको याद करने बैठो तो इनके पीछे की अगर आपको थोड़ी-थोड़ी स्टोरीज़ पता हो, तो उससे क्या होता है कि अपने दिमाग में एक कंसेप्ट बिल्ड होता है। अगर मैं आपको ये कह दूँ कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, तो आपके दिमाग में आएगा कि बंगाल विभाजन हो गया, चलो याद कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि बंगाल विभाजन का असली आदमी जो इन सब के पीछे था वो कौन था, तो आपके दिमाग में आएगा कि लॉर्ड कर्जन था बंगाल विभाजन में। लेकिन मैं आपको बता दूं ये आंसर गलत है कि नहीं नहीं सर, लॉर्ड कर्जन नहीं तो बंगाल का विभाजन किया था। बिल्कुल लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, लेकिन वो प्लान देने वाला व्यक्ति था एंड्रयू फ्रेजर। तो अब आपको एक नई बात पता चलेगी, ये एंड्रयू फ्रेजर कौन है। तो ध्यान से समझना कि जब पूरी कहानी रची जाएगी तो एंड्रयू फ्रेजर ही वो व्यक्ति है जो ये लिख के देगा कि बंगाल को विभाजित करने के ये फायदे होंगे, और ये फायदे लेके वो गया कर्जन के पास में और कर्जन ने इसको ओके कर दिया। अब अगर नॉर्मल कोई बच्चा है जिसने सिर्फ रटा रटा है तो वो लॉर्ड कर्जन टिक करके आ जाएगा, लेकिन जिसने थोड़ी सी भी ये कहानी सुन ली उसके दिमाग में एंड्रयू फ्रेजर कहीं तो अटका है और वो उसका आंसर सही कर देगा। और आजकल क्या है, एग्जाम इसलिए नहीं होते कि वो आपको सेलेक्ट कर ले, एग्जाम इसलिए होते हैं कि वो ज्यादातर कैंडिडेट को बाहर निकाल दे। तो आपको बाहर नहीं होना है, हर चीज के पीछे की कहानी समझनी है। चाहे वो मुस्लिम लीग का गठन हो, अब आपके दिमाग में ये थोड़ा सा आना चाहिए कि मुस्लिम लीग का गठन क्यों हुआ होगा। जब आप उस क्यों का आंसर ढूंढ लेते हैं तो ये तो ऐसे ही पता चल जाएगा कि 1906 में मुस्लिम लीग का जो है वो गठन हुआ था, कितने लोग मिलने गए, वो अगर आपके पीछे की हल्की सी भी कहानी बिल्डअप हुई तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा हाँ इसके पीछे ये रीजन था, ओहो ठीक है इस वजह से ये हुआ होगा। या फिर मैं बात करूं 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट, इस मार्ले मिंटो एक्ट में क्या बात थी क्या बात नहीं थी। अगर आपने उस बात को समझ लिया तो 1909 तो वैसे ही याद हो गया। और आपको ये सोच कर या मैं ये बताकर आपको ये बता दूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि इन सब की कहानियां सुनने में सर न जाने कितने जन्म लगेंगे, तो मुश्किल से मुश्किल 5-5 मिनट की सबकी कहानी है। और कहानी से ही हमेशा हिस्ट्री याद होती है, क्योंकि इसको याद करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। अब अगर मान लो मैं आपको ये कहूं कि जहांदार शाह नाम का एक आदमी था, एक मुगल रूलर था जिसको लंपट मूरख के नाम से जानते थे। अब आपको मैंने ये कह दिया, चलो ठीक है आपको याद हुआ या नहीं, लेकिन अगर मैं छोटी सी कहानी सुनाऊं कि ये जो जहांदार शाह है, ये जो लंपट मूरख है, ये इतना मूर्ख था कि ये महिलाओं के कपड़े पहन के दरबार में चला जाता। बेसिक सी बात है, खुद तो मूर्ख था ही था, पत्नी जो लेके आया वो इससे भी बड़ी महामूर्ख थी। एक दिन कहीं डांस देखने गया और डांसर पसंद आ गई तो वो ले आया उसको घर। अब जब उसको घर ले आया, एक दिन पति पत्नी दोनों गए शिकार खेलने, और पत्नी ने कहा कि देखो ये शिकार अपन कर रहे हैं, बार बार जानवर पेड़ के पीछे छुप जा रहा है, ऐसा करो तुम पूरा जंगल साफ कर दो जानू। अब ठीक है, जानू ने कहा है तो करना पड़ेगा। और जानू के कहने पे पूरा जंगल साफ कर दिया कि उससे क्या होगा, जंगल साफ करोगे एक भी जानवर जो है वो छिप नहीं पाएगा और अपन आराम से शिकार करेंगे। ये किसी बुद्धिमान व्यक्ति का सजेशन नहीं हो सकता, ये आप भी जानते हैं, लेकिन उस पत्नी के कहने पे, जिसका नाम था लाल गोरी, उसने पूरा जंगल साफ करवा दिया। एक दिन मैडम ने बैठे बैठे कह दिया कि मैंने कभी जहाज डूबता नहीं देखा, मुझे कभी जहाज डुबा के दिखाओ। तो सिर्फ अपने मैडम के कहने पे, आपको पता ही है मैडम के कहने पे क्या क्या करना पड़ता है, तो मैडम के कहने पे 75 लोगों से भरी एक जहाज को यमुना नदी के किनारे डुबाया गया, जिसमें वो 75 लोग डूब के मर गए और इधर रानी जो है कैरी वंस मोर, मजा आया। अब अगर मान लो मैं ये कहूं कि हिस्ट्री के हर एस्पेक्ट के पीछे इतनी ही मजेदार कहानियां हैं, तो क्या आपको हिस्ट्री से लगाव नहीं होगा? मेरे ख्याल से आप एक बार को मैथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी ये हिस्ट्री है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि टीचर केवल रटवाने पे ध्यान देता है। इस चैनल पर मैं आपको ये बताऊंगा कि हिस्ट्री को रटा नहीं, पढ़ा भी जा सकता है, समझा भी जा सकता है और उसको जहन में उतारा भी जा सकता है। इसके बाद में यदि मैं बात करूं तो 1911 का वो दिल्ली दरबार, मेरे ख्याल से आपने हिंदी का एक छोटा सा पार्ट पढ़ा होगा। अब मैं यहाँ हिंदी क्यों ला रहा हूं, तो जॉर्ज पंचम की एक नाक, ये वही जॉर्ज पंचम है जो 1911 में दिल्ली आएगा, और उसकी कहानी हम बचपन में पढ़ चुके हैं, और फिर वहां से रिलेट करते हुए मैं आपको बताऊंगा ये किस तरह से इजी हो सकता है। अब यहां थोड़ा सा समझना कि हिस्ट्री जब भी आप पढ़ो तो शुरुआत मॉडर्न से करनी है, जिसमें अपन कांग्रेस, स्वतंत्रता संग्राम 1905 से लेकर 1947 के बीच के जितने इवेंट हुए हैं वो सारे इवेंट अपने को इसी तरह याद करने हैं। और इन दो टॉपिकों पे सबसे पहले नजर दौड़ानी है, क्योंकि यहां से मार्क्स ज्यादा अपन ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके बाद में एंशिएंट पे आना है, डायरेक्ट मिडाइवल पे नहीं आना है, क्योंकि मिडाइवल आजकल इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके बाद आना है एंशिएंट हिस्ट्री पे, और एंशिएंट में देखो इंडस सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, मौर्य काल और गुप्त काल, इतना पढ़ लेना है। और बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है, ये तो टॉपिक एक एक दिन के भी नहीं है मुश्किल से। अगर आप एक दिन, तो मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूं, एक एक घंटे के ये टॉपिक है, डायरेक्ट पढ़ना है, कहानी सुननी है, बात खत्म।
कहानियों के माध्यम से हिस्ट्री पढ़ी जाएगी और ये मैं आपको पढ़ा के बताऊंगा इसी चैनल पर। इसके बाद बात करें अपने पॉलिटी के, सर पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो देखो अपना संविधान हो गया यानी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। अब यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में अपन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी पढ़ेंगे और फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ेंगे। इसके बाद में बता दूं तो आपके फंडामेंटल राइट है, प्रीएम्बल है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी मैं कहूं तो नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, क्या इनके काम है और किस तरह ये वर्क करते हैं, बस इतना समझ लो। रटने वाली चीजें तो आप वैसे भी आंख मूंद के रट भी लेते हो। इसके बाद में आता है आपके राष्ट्रपति जी, लोकसभा और राज्यसभा, बस ये टॉपिक ही पढ़ने हैं, ये ही नजर बाहर करने हैं और आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। पहले इन टॉपिकों को पढ़ो, ये जो बाकी के जितने भी टॉपिक है उनको एक बार साइड लाइन करो, पहले ये जरूरी है। ज्योग्राफी जब भी पढ़नी हो, ज्योग्राफी पढ़ने का सीधा सिंपल एक तरीका है, नदियां, झील, पहाड़ और उसके बाद में 2011 की जनगणना, जब तक नई नहीं हो जाती तब तक बस इतना ही पढ़ना है और यहां से आराम से सिलेक्शन हो जाएगा आपका। फिर आपके देखो इकोनॉमिक्स है, हर बार मतलब इकोनॉमिक्स मुश्किल से मुश्किल 5 पेज में खत्म हो जाती है अगर आप बहुत शॉर्ट नोट्स बना के उसको खत्म करना चाहो तो। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, देखो जैसे मैं अगर ये कहूं कि बाबर बाबर ने पानीपत का युद्ध लड़ा, कब लड़ा, 1526 में। अब यहां क्या है, देखो ये लाइन जो है, लाइन इंफॉर्मेटिव है लेकिन ये लाइन टाइम कंज्यूमिंग है, अपने पास में इतना टाइम नहीं होना चाहिए। इसी को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, पानीपत फर्स्ट 1526 बाबर। अब यहां क्या हुआ, दोनों का मतलब तो एक ही निकल रहा है, तो फिर टाइम क्यों ज्यादा देना किसी एक चीज पे। शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका भी इसी चैनल पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे। लेकिन क्या सर शॉर्ट नोट्स हमें आज ही बनाना सिखाओगे, नहीं अभी बनाना नहीं सिखाऊंगा। जिस समय हम जो टॉपिक पढ़ रहे होंगे पहले वो मैं टॉपिक समझाऊंगा, फिर उसके मैं आपको डिटेल नोट्स दूंगा और उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि इस तरह से आप शॉर्ट नोट्स जो है क्रिएट कर सकते हो, फ्लैश कार्ड क्रिएट कर सकते हो जिससे कोई टॉपिक कितनी जल्दी मेमोराइज हो सकता है, मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा जो मैंने खुद भी काम में ली है पढ़ने के दौरान। इसके बाद में यदि अपन बात करें, भारत का भौतिक परिचय, नदियां, झीलें और जनगणना, ये हाइलाइटेड टॉपिक्स हैं। उसके बाद में आपके राष्ट्रीय उद्यान है। अब आप कहो कि सर राष्ट्रीय उद्यान इतने हैं कौन याद करे, इतने कोई राष्ट्रीय उद्यान याद होते हैं, तो मैं आपको बताऊं राष्ट्रीय उद्यान मुश्किल से मुश्किल 5-5 मिनट में याद हो जाते हैं। इसका भी एग्जाम्पल देके मैं बता देता हूं कि अगर आपको ऐसा लगे कि राष्ट्रीय उद्यान याद करने में महीनों लग जाते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हर चीज को अपन यहां समझेंगे कि किस तरह बहुत जल्दी भी सारा काम हो सकता है। यहां ध्यान देना, जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि जम्मू कश्मीर में जो जो नेशनल पार्क है वो याद करने हैं आपको, तो इसको कैसे याद करोगे। जैसे ये नॉर्मल सी ट्रिक हो गई कि किश्त दे सलीम। अब सलीम ने आईफोन ले लिया है तो आईफोन की किस्तें भी चुकानी पड़ेगी। अब किश्त दे सलीम से क्या हो जाएगा, किश्त से हो जाएगा किश्तवाड़, दे से हो जाएगा दाचीगाम और सलीम से क्या हो जाएगा, सलीम अली। सलीम से क्या हो जाएगा, सलीम अली। ये तो चलो 3 ही नेशनल पार्क याद हुए, कोई बात नहीं। इसके बाद में देखो, जैसे मान लो आप गए हिमाचल प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में रहने वाली गंगा से पूछा कि पिन है कि नहीं है, ऐसे ही चले गए, पूछ लिया पिन है कि नहीं है, पिन है गंगा, पिन है गंगा। अब पिन है गंगा से क्या हो जाएगा, पिन से पिन वैली, है से ग्रेट हिमालयन, और वहीं बात करें गंगा से खीर गंगा, गंगा से क्या हो जाएगा, खीर गंगा। इसके बाद में यदि मान लो, ये तो चलो नॉर्थ वाले हो गए, थोड़े से अपन ईस्ट वाले भी देख लेते हैं। जैसे मान लो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में हमने ये कह दिया सुंदर बक्सा जल्दी भरा, सुंदर बक्सा जल्दी भरा, जल्दी भरा। अब ऐसा होता है कोई बक्सा जो है बहुत अच्छा है तो आप उसमें जल्दी जल्दी सामान डाल के उसको पैक करके रखना चाहोगे, बढ़िया से अपना साइड में पड़े। अब सुंदर से, अब ये ट्रिक से ही पता चल जाएगा कि वेस्ट बंगाल, क्योंकि सुंदरवन नेशनल पार्क जो है वो कहाँ है आपके वेस्ट बंगाल में, तो ये हो गया सुंदरवन, सुंदरवन नेशनल पार्क। ये बक्सा सीधा सीधा बक्सा ही हो गया, और जल्दी भरा से हो गया जल्दापारा, जल्दापारा। कि चलो सर आपने नॉर्थ और ईस्ट का बता दिया, वेस्ट का भी बता दो, यही देख लो वेस्ट का। वेस्ट का कैसे देखोगे, जैसे मान लो अपन महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। अब महाराष्ट्र में कैसे याद रखोगे कि संजय
चांद ताड़ने नए गांव गया, नए गांव गया। आप में से कई लोग जो है वो चांद ताड़ने नए गांव जाते ही हैं, इसमें कोई बड़ी राय नहीं है। तो अब देखो संजय से हो जाएगा संजय गांधी, संजय से क्या हो जाएगा, संजय गांधी, संजय गांधी। चांद से चांदोली, ताड़ने से ताड़ोबा, और वहीं नए गांव से नवे गांव। आपको पता है नवे गांव मुंबई, आपने बहुत ज्यादा सीआईडी देखा होगा, वहां पर इसका जिक्र होता ही होता है। ऐसी न जाने कई सारी ट्रिक्स हैं जो चलती रहती। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो 3 यहां, 3 यहां, 6 और 3 यहां 9, और इसके बाद में बात करें तो 10, 11, 12, 13, इस तरह से 13, 14 तो मैंने आपको मात्र 2 मिनट में याद करवा दिए, 2 भी मिनट नहीं लगे होंगे अपने को। इसी तरह की हर चीज की ट्रिक है, बस याद करने वाला चाहिए मुझे तो, और कैसे हो रहा है मैं वो भी बता रहा हूं आपको। इसके बाद में बात करें तो यहां ध्यान देना, इकोनॉमी वाला सेगमेंट मैंने आपको अच्छे से बता दिया, नेशनल पार्क में थोड़ा सा पीछे रह गया उस कारण मैंने आपको बताया। बाकी साइंस है आपके, तो देखो बायोलॉजी हमेशा से ही एसएससी और रेलवे तक का भी फेवरेट रहा है, बायोलॉजी से अच्छे क्वेश्चन पूछता है। और उसके बाद में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री तो सेगमेंट है ही है, इनमें जो है आपकी ये सारी चीजें अच्छे से प्रिपेयर हो जाती है। अब आपके आता है कि सर हमारा स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, किस अकॉर्डिंग हम जो है अपनी प्रिपरेशन करें, एक दिन में कितने घंटे इस सब्जेक्ट को दें ताकि हमारी माथापूरी खत्म हो जाए। तो मैं आपको बताता हूं, 2 से 3 घंटे का ये प्लान जो है मैं आपके लिए लेके आया हूं। इसमें ध्यान से देखिएगा, 45 मिनट आपको स्टैटिक जीके पढ़ना है। अब आप कहोगे कि सर स्टैटिक जीके 45 मिनट, यहां बिल्कुल 45 मिनट का मतलब क्या है कि आपको इसमें 2 से 3 छोटे छोटे टॉपिक लेने हैं जो कि एक ही टाइम पे खत्म हो जाए। छोटे छोटे टॉपिक कौन कौन से, जैसे यदि मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, फिर उसके बाद में है गेम्स, जैसे मान लो कई महापुरुषों की समाधि स्थल भी आते हैं, कुछ बुक्स हो गई। अब यहां क्या होता है, एक ही तरह का टॉपिक पढ़ते रहते हैं ना, तो ये बोरिंग सा लगने लगता है। ये छोटे छोटे टॉपिक है। अब इंपॉर्टेंट डेट्स कहां से कहां तक है, तो देखो जनवरी से दिसंबर तक ये 12 महीने हैं। लोग क्या करते हैं, एक ही दिन में सब रटने की कोशिश करते हैं। मैं ये कहूंगा एक ही दिन में आपको सब नहीं करना है। आप जनवरी, खाली जनवरी, एक दिन आपने जनवरी ले लिया तो इंपॉर्टेंट डेट्स का एक टॉपिक हो गया। गेम्स में आपने किसी 5 देशों के गेम को देख लिया कि इस पर्टिकुलर देश का कौन सा फेमस गेम है। फिर उसके बाद में समाधि स्थल आई बात समझ में, जैसे मान लो कि आपसे पूछ ले भीमराव अंबेडकर जी के समाधि स्थल का क्या नाम है, लाल बहादुर जी के समाधि स्थल का क्या नाम है, या फिर मैं बात करूं राजीव अपने ये सॉरी जवाहरलाल नेहरू जी के समाधि स्थल का क्या नाम है। तो इस तरह से जो भी समाधि स्थल आते हैं, मान लो वो 10 है तो डेली के 2 ही याद करो। भागना नहीं है, बस शुरुआत में क्या होता है बहुत जोश होता है और बच्चा भागने की कोशिश करता है, भागना नहीं है आपको, आराम आराम से जो है इन टॉपिकों को हाईलाइट करते हुए पढ़ते हुए चलिएगा आप लोग। ये छोटे छोटे टॉपिक लेके जैसे ही चलोगे 45 मिनट में तो आप यूं समझ लेना कि आप बहुत कुछ अचीव कर लोगे। और इसमें क्या है, अपन पढ़ रहे हैं, मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद में आप 45 मिनट 15 मिनट का अच्छा सा ब्रेक लेके और 45 मिनट आप अपने साइंस को दीजिए। साइंस वाला जो सेगमेंट है, देखो मैं साइंस का विद्यार्थी नहीं हूं तो इस बारे में मैं कोई राय नहीं दूंगा, जीके वाले सेक्शन में अपन बात करेंगे, लेकिन हाँ साइंस वाले सेक्शन में आप अच्छे से अपना टाइम दीजिए। फिर 30 मिनट दीजिए सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कौन सा, जो आपको पसंद हो वो, कोई भी एक सब्जेक्ट। यहां जो क्लास चले इस चैनल पर, या तो आप उस क्लासेस के साथ साथ चलते रहिएगा, तो वो सारी चीजें मैं आपको यहां पर प्रिपेयर करवाऊंगा। एक एक चीज तो आपको खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस चैनल पर जुड़ते हैं तो आपको खुद से कुछ नहीं करना है, सारा काम मैं यहां पर आपको करवाऊंगा, चाहे वो एक एक सब्जेक्ट को याद करवाना हो, चाहे इंपॉर्टेंट नोट्स बताना हो। इसके बाद में बात करें तो 30 मिनट पीवाईक्यू लगाओ। अब पीवाईक्यू मेरे ख्याल से आप पीवाईक्यू की तो चिंता इस सेगमेंट में तो करनी नहीं है, एसएससी के बतेरे पीवाईक्यू आपको बतेरी जगह मिल जाएंगे और टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। तो जो टॉपिक आपने यहां ये प्रिपेयर किया है, थोड़ा सा ही किया है, हाथों हाथ जाओ क्वेश्चन देखो, 1-2 क्वेश्चन हुआ उससे और अच्छा आपको फील होगा और अंदर से आएगा कि नहीं चलो अपना काम हो रहा है। इसके बाद में 20 मिनट रिवीजन करना है। रिवीजन का मतलब जो आज पढ़ा है आज का आज ही रिवीजन होगा, और नेक्स्ट डे जब भी शुरू करो तो सिर्फ 10 मिनट,
सिर्फ 10 मिनट लगेंगे आपको रिवाइज करने में, और इन 10 मिनट के अंदर जब आप रिवाइज करोगे नेक्स्ट डे यही 2 मिनट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और उससे नेक्स्ट डे तो ये सिर्फ एक आदत होगी कि चलो ठीक है पन्ने पलट दिए धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, और इसी तरह चीजें काम करती है। बस आपको एक नियमितता लानी है, एक कंटिन्यूटी लानी है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये सारा खेल कंटिन्यूटी का है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके बाद यदि मैं आपसे बात करूं तो रिवीजन कैसे करना है। हफ्ते के 6 दिन मस्त पढ़ो, और रिवीजन तो साथ साथ चल रहा है, ये एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूं। किसी एक सब्जेक्ट को उठाओ और उस एक सब्जेक्ट जिसका रिवीजन आप कई टाइम से कर रहे हो, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो पॉलिटी हो, जैसे ही रिवीजन कर रहे हो उसको फिर एक दिन पूरा लेके बैठो, जितना पढ़ा है पूरा लेके बैठो, उसी के माइक्रो नोट्स बनाओ और उसी के Q&A फॉर्मेट में टेस्ट दो। इसके बाद भी याद नहीं होगा तो कहां जाएगा, मतलब यह है कि ये फिर अंत है, ठीक है। उसी से आपको जो है रिपीटेड क्वेश्चन का पता चलेगा। एसएससी का पैटर्न तो देखो मैंने आपको बता ही दिया है कि किन किन टॉपिक्स, मैंने इवन टॉपिक्स भी लिख के दे दिया आपको कि कौन से टॉपिक पहले प्रायोरिटाइज करने हैं। प्रैक्टिस आपके चैप्टर वाइज हर जगह आपको मिलेंगे, इस चैनल पे भी प्रैक्टिस करोगे तो और ज्यादा निखार आएगा आपके। और वहीं बात करें तो मॉक टेस्ट आप जितना दे सकते हो पूरा मॉक टेस्ट दो, भले ही नंबर कम आए, भले ही आपको लगे कि नहीं सर नंबर कम आ रहे हैं, किस तरह से मॉक टेस्ट देंगे, कैसे देंगे, और कॉन्फिडेंस डाउन होगा, मैं को 6 होता। कॉन्फिडेंस डाउन अगर यहां अभी हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बिल्ड भी होगा। एग्जाम टाइम में अगर जो कॉन्फिडेंस डाउन हुआ तो फिर वो कभी भी वापस आपका बिल्ड नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहा होगा। आपने ये सीखा होगा कि किस तरह किसी चीज़ को सीखा जा सकता है। अभी हमने ये नहीं सीखा है कि सीखते कैसे हैं, हम ये सीख रहे हैं कि सीखा जा सकता है कि नहीं। बिल्कुल सीखा जा सकता है, एक डेडिकेशन चाहिए। हाईलाइटेड टॉपिक मैंने आपको बताए, इस चैनल से जुड़ने के फायदे मैंने आपको बताए। इसके अलावा आपकी स्टडी में आप खुद क्या इंक्लूड कर सकते हो, खुद क्या एक्सक्लूड कर सकते हो, उन सब की चीज़ों के बारे में मैंने बताया। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपकी इस पूरी प्रैक्टिस का जिम्मा, आपकी पूरी प्रिपरेशन का जिम्मा स्मार्ट विंग्स एसएससी चैनल ले, तो हमें इस चैनल पर ज्यादा से ज्यादा आपके कमेंट चाहिए। इस वीडियो के नीचे जितने ज्यादा हो सके वो कमेंट करो, अपने यार दोस्तों में जहां तक शेयर कर सकते हो इस चैनल को शेयर करो, और अपने ज्यादा से ज्यादा मत इस बात पे बताओ कि सर हमें जो है ये सारी क्लासेस चाहिए, हम अंत तक आपसे जुड़े रहेंगे और आपके सिलेक्शन तक हम आपके साथ खड़े हैं। तो आपको भी उतनी ही तल्लीनता से हमारे साथ जुड़ना होगा जिससे कि आप अपने सफलता के आयाम को छू सकें। तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको क्लासेस चाहिए, कब तक चाहिए और किस तरह चाहिए, कि सर बस हम तो वेट ही कर रहे हैं, आप तो आ ही जाओ चैनल पर। तो फटाफट से मिलते हैं आपसे जल्द ही इस सेशन के बाद। जय हिंद सभी को।